विधानसभा चुनाव के जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होने लगे हैं और उसमें भी नतीजे में भी बीजेपी आगे चल रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। मनोज जी, आपका रिएक्शन, क्योंकि सब अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं बीजेपी का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है और कांग्रेस जितनी पीछे गई है उस पर। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वो आगे बढ़ता हुआ अब महाराष्ट्र और हरियाणा तक पहुंच गया। ये अब आगे कहां तक जाएगा, इसके बाद जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी कितना कांग्रेस मुक्त होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे इन चुनाव परिणामों से कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की उम्मीद थी। जिस प्रकार से एनसीपी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शासन किया और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे और जो हरियाणा में जो कुछ हुआ, उन दोनों स्थितियों में बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने जो स्वयं अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, उसमें इस तरह के परिणाम की पूरी उम्मीद थी। जहां तक बहुमत महाराष्ट्र में मिलता नहीं दिख रहा है, उसकी वजह है 5 कोणीय चुनाव वहां पर हुआ जी। इतना ज्यादा कांटे का मुकाबला था, उसमें भी बीजेपी ने अगर 113 या 120 तक वो सीटें हासिल करते हैं तो मैं ये मानता हूं एक बड़ी उपलब्धि उनकी इसलिए कही जाएगी, क्योंकि पहली बार पार्टी अपने बल पे अपने बूते पे चुनाव वहां लड़ रही है। वहां पर बाल ठाकरे का एक समय करिश्मा रहता था, वो इस बार नहीं था। उसके बावजूद बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन करा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो चर्चा होनी चाहिए वो नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों हो रही है। मेरा सवाल यही है मनोज जी, यही सवाल है कि दूसरा किसी के लिए गड्ढा खोदता है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने खुद अपने लिए गड्ढा खोद दिया। धीरे धीरे हालत कांग्रेस की ये हो गई है, राजस्थान में विपक्ष के नेता पद की स्थिति नहीं रही उनकी, मध्य प्रदेश में स्थिति नहीं रही उनकी, अब महाराष्ट्र में उनकी स्थिति नहीं रही, हरियाणा में स्थिति नहीं रही। देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, अपने आप को दावा करने वाली राज्यों में कितनी दुर्गति को प्राप्त हो रही है, ये मुझे लगता है कांग्रेस नेतृत्व के लिए सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है कि इसका नेतृत्व जो है वो कितना जमीन से और दूर हो चुका है, कार्यकर्ताओं से किस तरह दूर हो चुका है, जनता से किस तरह दूर हो चुका है, और कांग्रेस का नेतृत्व कोई सीख लेने को तैयार नहीं दिखता मुझे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से शायना एनसीजी भी जुड़ गई हैं। शायना जी, कल ही मैंने आपको बधाई दे दी थी, एक बार फिर दे देती हूँ। कल एग्जिट पोल के नतीजे पे दी थी, आज जो रुझान आ रहे हैं उस पर देती हूँ बीजेपी को बधाई। श्रेय किससे देंगी आप? नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना, क्योंकि उनका नाम सब ले रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई अफसोस की बात है या आपत्ति की बात है कि हमारे सबसे दिग्गज नेता को श्रेय दें, क्योंकि उनका हक बनता है जी। उनका जो करिश्मा है हमने देखा हर जगह। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिस्ट, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट अमित शाह जी का योगदान जो रहा है, वो संगठन को मजबूत करना, मोदी जी का नेतृत्व को मजबूत करना। और महाराष्ट्र की खूबी ये है कि युवा नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खड़से, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे सभी मास लीडर्स हैं। और हमारे पास एक कार्यकर्ता के रूप में इतने सारे लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने संगठन को एकदम मजबूत किया, और ऐसे क्षेत्र में जहां हम कभी जीत ना पाए वहां भी हम जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये होलिस्टिक टीम एफर्ट को ही श्रेय देना चाहिए। जी शायना जी, और ये खुशी आपके चेहरे से भी साफ झलक रही है। हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं। दिवाली मेरे पास है, लेकिन होली कम है जी, तो आपको सवाल पूछना है तो अभी पूछ लीजिएगा। तो शायना जी, मेरा सवाल अब आपसे यही है जो मैंने कल भी आपसे पूछा था, व्यक्तिगत राय आप दीजिए। आप ये मत कहिएगा कि संसदीय बोर्ड की बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा। आपकी तरफ से चेहरा कौन हो सकता है हरियाणा और महाराष्ट्र में? देखिए, चेहरा तो पार्लियामेंट्री बॉडी तय करेगी, हम स्वाभाविक रूप से स्वीकार करेंगे, और बड़े से बड़े नेता से छोटे कार्यकर्ता सभी मान लेंगे कि जो भी नेतृत्व ने तय किया है हम स्वीकार करते हैं, और हमारा विजन प्लान है सिर्फ डेवलपमेंट। जी शायना जी, ये भी कहा जा रहा था, बात मुझे लगता है महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की हूँ। जी शायना जी, ये भी कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में बहुमत मिलेगा, हरियाणा में बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हालांकि तस्वीर थोड़ी उल्टी होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में अगर हाथ मिलाने की जरूरत हुई तो किससे होगी? और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आप चाहें तो उन खबरों को पुष्ट भी कर सकती हैं। कहा यह जा रहा है कि शिवसेना और बीजेपी की मुलाकात हुई है सरकार बनाने को लेकर। देखिए, ये बिल्कुल स्पेकुलेशन है, फिलहाल 1 घंटे में तय होगा। मैं यहाँ पार्टी ऑफिस पे हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी, ओम माथुर जी, विनोद तावडे सभी यहाँ बैठे हैं।
तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चर्चा की मुलाकात किसने शुरुआत कर ली, हुई। सवाल ये है बड़ा। लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 46 MLAs थे, आज जो हम ऑलमोस्ट 2.5 गुने बढ़ के आए हैं। शायना जी, मुझे नहीं पता कि आप बताना चाह रही हैं या नहीं, लेकिन चलिए मैं आपको बता देती हूँ। नंबर के पार्टी तक पहुंचे। जी शायना जी, आपको पता होगा, आप शायद नहीं बताना चाह रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि शिवसेना की तरफ से जो मुलाकात हुई है उसमें पंकजा मुंडे का नाम भी आगे कर दिया है। एक ये भी कोशिश की जा रही है 2.5 साल की, 2 या 3 साल की इस तरह से मिलकर सरकार चला लेते हैं। आप मुहर लगाएंगी इस बात पर? प्लीज, मैं ये स्पेक्यूलेशन में नहीं जाना चाहती हूँ। आज श्रेय का दिन है तो हर एक कार्यकर्ता यहाँ जश्न मना रहा है और मैं यही विनंती करूंगी कि आप भी थोड़ा धीरज रखिए। 1 घंटे के बाद अगर हम रखेंगे तो ब्रेकिंग न्यूज कैसे चला पाएंगे? प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र जी लेने वाले हैं। शायना जी नहीं, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी उनको कहना है रणनीति के बारे में बता देंगे। फिलहाल तो हमें श्रेय और हमारे जीत का जश्न मनाने दीजिए। शायना जी, आप महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से जानती हैं, बीजेपी के एक बड़ी नेता हैं आप। लोकसभा चुनाव में आपने रणनीतियां तय की थी, तो आपसे तो ये सवाल की उम्मीद हम कर ही सकते हैं। देखिए, आप चर्चा के विषय में आप चाहते हैं कि मैं एक यहाँ प्रतिक्रिया दूं पार्टी की तरफ से, तो वो गलत होगा क्योंकि चलिए पार्टी की नहीं, व्यक्तिगत दे दीजिए। अगले 2-3 घंटे में जब रुझान बिल्कुल व्यक्तिगत प्रतिक्रिया दे दीजिए। अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है बीजेपी, तो आप किसका दामन थाम सकते हैं, किसके साथ आप जाना चाहेंगे? वापस आप वहीं पर अटक गए। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि जो दल महाराष्ट्र के हित में और हमारे विजन प्लान के अनुसार वो तो हर दल कह रहा है कि हम महाराष्ट्र के हित में काम करना चाहते हैं, सपोर्ट करेंगे। वो तो कांग्रेस तक ही कह रही है, महाराष्ट्र के हित में काम करना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ ले लेंगी आप? देखिए, बिल्कुल सवाल नहीं उठ सकता है, आपको पता है इसका जवाब। तो फिलहाल मुझे यही कहना है कि 2 घंटे में आपको स्पष्ट रणनीति और स्पष्ट प्रतिक्रिया हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र जी फडणवीस आपको देंगे। तब तक आप धीरज रखिए, तब तक हमें यहाँ जश्न मनाने दीजिए और तब तक मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जश्न भी बनाइए, हम आपको बधाई भी देते हैं, आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। लेकिन 2 घंटे बाद, जैसा कि शायना जी आप ही कह रही हैं, 2 घंटे बाद आपसे फिर यही सवाल पूछूंगी मैं, आप इसका जवाब तैयार रखिएगा। मैं वापस आऊंगी। जी शुक्रिया। 2 घंटे बाद मैं वापस आऊंगी आपके चैनल पे और आपको आपका सवाल का जवाब दूंगी। मैं इंतजार करूंगी उस पल का। तो नरेंद्र मोदी के लिए ये कहा जा रहा था प्रधानमंत्री के बाद उनकी ये पहली बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा में वो सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह से बीजेपी ऑफिस के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। और वहीं ये भी है कि कांग्रेस के जो दफ्तर है वहां पर सन्नाटा पसरा है। ये आप देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जश्न मना रहे हैं। खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में दोनों ही जगह बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। रुझान अभी आए हैं जो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और नतीजे भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो तस्वीर बनती नजर आ रही है। हालांकि 1-2 घंटे में ये तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। जो धुंधली अभी हमें दिखाई दे रही है कि कहां पर किसकी सरकार बनेगी। लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा सा उलटफेर हुआ है। महाराष्ट्र में कहा जा रहा था कि बहुमत के करीब पहुंचेगी, बहुमत हासिल कर लेगी बीजेपी, लेकिन यहां पर लग रहा है किसी सहारे की जरूरत होगी सत्ता में आने के लिए। हरियाणा जुलाना सीट से आपको बता दें, अभी का अपडेट, जुलाना सीट से INLD ने जीत दर्ज कराई है। यहाँ से INLD के परमिंदर सिंह यहाँ से जीते हैं, उम्मीदवार थे, उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज कराई है। INLD के लिए ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में अगर बीजेपी पीछे रह जाती है, बहुमत पर नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर उसे INLD कड़ा मुकाबला दे सकती है। जीत दर्ज कराई है परमिंदर सिंह, INLD के उम्मीदवार। हालांकि यहां से बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है, हरियाणा से यहां पर भी बीजेपी काफी आगे चल रही है, बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। बीजेपी 52 सीटों पर जो रुझान आ रहे हैं आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने अपनी जीत दर्ज की है, साउथ कराड़ सीट से जीते हैं। उनकी जीत में वो खुशी मना पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान सभी उनके सिर पर
ठीकरा फोड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस का जो हश्र हुआ है, एनसीपी का जो हश्र हुआ है, 27,000 वोटों से पृथ्वीराज चौहान ने अपनी जीत दर्ज कराई है। नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बावजूद इसके एनसीपी, कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से बड़े नेता भी हार का ठीकरा रुझानों से पहले ही पृथ्वीराज चौहान के सर पर फोड़ रहे थे। मनोज जी, जीत भले ही दर्ज करा ली हो, लेकिन जश्न नहीं मना पाएंगे पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि हार का ठीकरा उन्हीं की सर फोड़ा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की राजनीति रही है, जब जीत होती है तो श्रेय मिलता है गांधी परिवार को, 10 जनपद को। जब हार होती है तो जो राज्य का नेतृत्व होता है, राज्य में जो मौजूदा मुख्यमंत्री होता है, उस पर ठीकरा फूटता है। पृथ्वीराज चौहान तो एक प्रकार से टेम्परेरी वहां मुख्यमंत्री करके भेजे गए थे। अशोक चौहान के नेतृत्व में जो कुछ वहां पर घपले घोटाले हुए, चाहे आदर्श सोसाइटी का मामला हो या दूसरे घपले घोटाले हो, जिस प्रकार से वहां पर 10 साल के शासन में, कांग्रेस एनसीपी के शासन में नागपुर विदर्भ के क्षेत्र में किसानों ने आत्महत्या की, सिंचाई के घपले घोटाले हुए, उसकी जवाबदेही तो कांग्रेस एनसीपी दोनों की बनती है। ये कह देना कि केवल चौहान साहब जिम्मेदार हैं चूंकि वो मुख्यमंत्री थे, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन चूंकि कांग्रेस की एक राजनीतिक परंपरा रही है कि जब जीतो तो 10 जनपद के आगे ढोल नगाड़े बजाओ और श्रेय गांधी परिवार को दो, और जब हारो तो राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की नेतृत्व पे ठीकरा फोड़ दो। जब तक कांग्रेस ये राजनीति करेगी, मैं मानता हूं कि कांग्रेस का उद्धार देश की राजनीति में अब नहीं होगा। जी, लेकिन मनोज जी, अब थोड़ा बदलाव भी आ गया है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने खुद ही ने यह माना था कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी उतने इन्वॉल्व नहीं रहे जितना उन्हें रहना चाहिए था। हालांकि दबी जुबान में ही कहा, उनका ये जो दर्द था वो जुबान पर आया। रूबी जी, सवाल यही है कि बीजेपी ये मंथन करेगी, हम जीत में आगे बढ़े हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी कांग्रेस को मंथन करना है कि हार हुई तो आखिर क्यों हुई। अभी की स्थिति को देख के ये लगता है क्या कि ये मंथन करने के मिजाज में भी है कांग्रेस? मुझे नहीं लगता। जिस तरीके से ये पहले ही, एक कहावत कहते हैं, रोआ गिरा देना, पहले ही हार मान लेना। लोकसभा चुनाव के पहले भी यही स्थिति बनी थी। वो जोश, वो खरोश नहीं था, क्योंकि पार्टी लाइन में नेताओं को अहमियत नहीं दी गई थी। किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी, किसी को भी प्रत्याशी तय करने की इजाजत नहीं थी। विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति हुई और यही वजह बनी। तो अगर मंथन करने की मंशा होती तो ये पहले से की जाती। लोकसभा चुनाव में जो इतनी बड़ी हार मिली तभी ये मंथन होता और विधानसभा चुनाव में ये कोशिश की जाती। लेकिन जो चुनावी दौरे भी हुए, सोनिया गांधी ने जो भी भाषण दिए, राहुल गांधी ने जो भी दिया, इसमें भी सिर्फ प्रत्यारोप की राजनीति उन्होंने की। उन्होंने कोई नई दृष्टि नहीं दी लोगों को। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये मंथन करने की उनकी स्थिति है, और मंथन अगर कर भी लें तो अगले 5 सालों तक तो यकीनन इन्हें कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। तो मतलब कांग्रेस स्थिति में भी नहीं है कि वो मंथन भी करे। लगे ऐसा रहा है जैसे एनसीपी के लिए एक अच्छी खबर है, यहाँ से अजीत पवार की जीत दर्ज की गई है। बारामती सीट से वो उम्मीदवार थे, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये अजीत पवार, और इन्होंने बारामती सीट से जीत दर्ज कराई है। लेकिन एनसीपी, जिसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान वो उत्साह, वो उमंग पार्टी में नहीं दिखाई दी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन जो पार्टी को अपना पक्ष रखना चाहिए था जनता के बीच, वो कहीं गुम हो गए थे मुद्दे। मनोज जी, भले ही जीत दर्ज करा ली हो, लेकिन वही एनसीपी को इससे फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कांग्रेस की तुलना में एनसीपी अपनी लाज फिर भी उसने बचा ली। अपनी जो उनके गढ़ हैं अपने, वहां से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया एनसीपी ने, और सीटें कुछ हासिल की हैं। लेकिन सवाल लौट फिर के वही आता है कि जो नेतृत्व का सवाल है, अगर आज बीजेपी और दूसरे दलों के साथ तुलना की जाए, कांग्रेस या एनसीपी को यहाँ देखें या इंडियन नेशनल लोकदल या कांग्रेस को हरियाणा में देखें, तो वो साफ नजर आता है कि नेतृत्व के मुद्दे पर दूसरे दल जो हैं वो बीजेपी के मुकाबले लगातार कमजोर साबित हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जब हार होती है तब ये एक आवाज उठती है कि फलाने को लाओ, फलाने को लाओ। जैसे लोकसभा चुनाव में हारे तब हुआ प्रियंका गांधी लाओ, कांग्रेस बचाओ। ये कोई कांग्रेस की, और आज हारे हैं फिर वही नारा कि प्रियंका गांधी को लाओ, कांग्रेस बचाओ। ये कांग्रेस की एक पुरानी परंपरा बन गई है। 98 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी हारी, चचा सीताराम केसरी को हटाओ, सोनिया गांधी लाओ, कांग्रेस बचाओ का नारा लगा। फिर कांग्रेस हारी, तब हुआ राहुल गांधी को लाओ, कांग्रेस को बचाओ। अब राहुल गांधी फेल हो गए, तब प्रियंका गांधी लाओ, कांग्रेस पार्टी को बचाओ। जब तक कांग्रेस पार्टी, यह मेरा अपना एक मानना रहा है देश की राजनीति को लंबे समय से कवर करते हुए, कि जब तक कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार पर बिल्कुल निर्भर रहकर राजनीति करेगी, मुझे नहीं लगता कि नेतृत्व की जो समस्या कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी हो रही है वो सुलझेगी।
कार्यकर्ता में से ही नेतृत्व या जनाधार वाले नेताओं को आगे ही बढ़ाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। और आज मुझे नहीं लगता कांग्रेस में जो दूसरी तीसरी पंक्ति के नेता भी हैं, उनकी भी एक सोच बन गई है कि गांधी परिवार का कोई नेता आगे आएगा, हाथ हिलाएगा और जनता वोट दे देगी। मेरा मानना है देश की जनता अब इस आधार पे, हाथ हिलाने के आधार पर वोट नहीं देगी। जो काम करेगा वही राज करेगा, और यही हमें चुनाव परिणामों में देखने को मिल रहा है। जी चलिए 2 तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह कितना है ये देखिए। दिवाली नजदीक है, होली मनाई जा रही है, क्योंकि खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही जगह बीजेपी आगे चल रही है। आतिशबाजी की जा रही है बीजेपी दफ्तर के बाहर, और एक तस्वीर में आप देखिए अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, मोदी का करिश्मा, ये कार्यकर्ता भी मानते हैं कि वो मोदी लहर एक बार फिर देखने को मिली है इन 2 राज्यों में। रूबी जी, अभी भी लगता है कांग्रेस गांधी परिवार के ही भरोसे है। राजीव शुक्ला भी कहते हैं कि गांधी परिवार फैसला करेगा, प्रियंका गांधी वाड्रा को आना चाहिए या नहीं। अब तो संभल जाना चाहिए कांग्रेस को भी। फायदा नहीं नजर आ रहा है शिवानी, क्योंकि सबसे बड़ी कमी कांग्रेस पार्टी में ये है कि कांग्रेस पार्टी ने दूसरी श्रेणी के नेताओं को तैयार नहीं किया। या तो राहुल गांधी थे या फिर जो बुजुर्ग नेता अभी नजर आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह और कपिल सिब्बल, तमाम इस तरह के नेता थे। तो चूंकि दूसरी श्रेणी के नेता तैयार नहीं हुए तो नेताओं की और नेतृत्व की कमी हो गई। सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद जैसे नेता थे जो पढ़े लिखे भी थे, जो बोलते भी अच्छा थे, जिन्हें जनता की नब्ज की भी पकड़ थी, पर इन्हें मौका नहीं दिया गया, इन्हें सिर्फ एक फॉलोअर बना के रखा गया। तो इसका खामियाजा तो कांग्रेस पार्टी को उठाना ही पड़ा, और आगे और भी उठाना पड़ेगा। रही प्रियंका गांधी को लाने की बात, प्रियंका गांधी बोलती बहुत अच्छा है, लेकिन वो उस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाती जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने किया। क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि कभी भी समाधान, मैंने पहले भी कहा कि ये समस्या का समाधान नहीं सुझाते, ये जाकर के समस्याओं को रखते हैं, गिनवाते हैं। लोग अब नेता की तरफ नज़र उठाते हैं और उनकी तरफ देखते हैं, इस उम्मीद में देखते हैं कि हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी ज़िंदगी की जो दुश्वारियां हैं, हमारा ये नेता, हमारा जनप्रतिनिधि दूर करेगा और हमारी ज़िंदगी को आसान करेगा। नरेंद्र मोदी अपने शब्दों के जरिए, भले ही वो काम अभी फौरी तौर पे नजर नहीं आ रहा है या ये तोहमतें लग रही हैं, कांग्रेस पार्टी उसी तर्ज पे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना कि उस तर्ज पे कांग्रेस इन पे इल्जाम लगा रही है नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, कि काम नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को सामने रखा जा रहा है, लोगों को ये दिख रहा है कि हाँ, सरकार कुछ ना कुछ कर रही है, वो विदेश दौरा हो, वो और भी जो तमाम नीतियाँ हों, प्रधानमंत्री हरकत में नजर आ रहा है। इस देश में सबसे बड़ी चीज़ ये हुई जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या उनको लोगों ने चुना, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि लोगों ने बहुत समय के बाद एक बोलता हुआ प्रधानमंत्री, बोलता हुआ नेता देखा और सुना था। उन्हें आदत नहीं थी इंदिरा गांधी के बाद से कि कोई नेता स्टेज पे खड़ा होता है और वो लोगों से पूछता है, लोगों से वो तारतम्य में बिठाने की कोशिश करता है। तो नरेंद्र मोदी ने इस खाई को, इस जो एक खाली जगह थी, इसको बखूबी भरा, पकड़ा, इस कमी को पकड़ा और अपने आप को वहाँ स्थापित किया। तो जो आप कह रही हैं कि अभी भी गांधी परिवार और नेहरू के नाम के भरोसे कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे, तो जिस तरीके से अब मुखालफत हो रही है, ये अब पार्टी टूट के कगार पे भी जा सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जी मनु जी, एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस पर एक ये भी आरोप लगता है कि जो बड़े नेता रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जब यूपीए की सरकार में थे, एरोगेंस इतना ज़्यादा था, जनता से नहीं जुड़ते थे, सीधे बात नहीं करते थे, बड़बोलापन उन पर भारी पड़ गया, इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल शिवानी जी, आप बिल्कुल जो बातें आपने कही बिल्कुल ठीक हैं। अहंकार तो एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी व्यक्ति के या पार्टी दल के पतन में, लेकिन देखिए जिस तरह से 10 सालों का शासन हुआ देश में और जिस तरह से पिछली यूपीए की सरकार थी और लूट खसोट मची, कोयला घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, जीजा जी का भी हुआ, दामाद जी का भी नाम जिस तरह से घोटालों में हुआ, उस तरह से देश की जनता को एक हताशा, निराशा लगी, साहब ये देश चल कैसे रहा है। और नरेंद्र मोदी जी को भी जो इतना भारी भरकम बहुमत मिला, वो कांग्रेस के प्रति जो लोगों में नाराजगी थी, जो कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति लोगों में नाराजगी पैदा हुई कि कांग्रेस का नेतृत्व सिर्फ हाथ हिलाकर वोट लेना चाहता है, वो जनता अब स्वीकार नहीं करना चाहती है। आप देखिए सारे राज्यों के जो परिणाम इस बार आए हैं और लगातार हम जो देख रहे हैं पहले कुछ महीनों से, कुछ सालों से, एक एक करके जो वंशवादी पार्टी करने वाले दल हैं, इनका लगातार पतन हो रहा है। जी, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पर, हरियाणा से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। 6 में से 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और इस बीच हम आपको ये भी बता दें, इंद्रजीत सिंह कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं। पहली बैठक आज शाम को 6 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की है और उसके बाद मैं समझता हूं कि एमएलए जो जीत करके आएंगे कल या परसों के अंदर, उनको भी
बुलाया जाएगा, उनसे सलाह करी जाएगी और सलाह उपरांत मैं समझता हूं कि फैसला लिया जाएगा। तो मनोज जी, हरियाणा में पार्टी का एक बड़ा नाम ये भी है और वहां पर उम्मीद नहीं दिखाई दी कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की, तो बीजेपी का दामन थाम लिया। इंद्रजीत तंवर तो खैर लोकसभा चुनाव से पहले ही आ गए थे। देखिए, हरियाणा में भी कांग्रेस बिखरी हुई थी। कांग्रेस का जो घर था वो खुद का बिखरा हुआ था। इंद्रजीत तंवर पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके थे, राव इंद्रजीत जी, और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी। शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले से नाराज थी। अवतार सिंह भड़ाना गुजरों के अच्छे बड़े नेता वहां के हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल में चले गए थे। तो हरियाणा में कांग्रेस का जो घर था वो बिखरा हुआ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक प्रचार तंत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। और वही बात कि केवल आप जनता को धोखा नहीं दे सकते हैं, जनता अब काम देखती है, उसके आधार पर वोट देती है। देखिए, इस देश में करीब 4-5 दशक तक लोगों ने केवल हाथ हिला हिला के वोट लिए। अब ये राजनीति नहीं चलेगी देश में कि हम हाथ हिलाएं, जनता को वी का विक्ट्री का साइन दिखाएं और वोट ले लें। अब आप काम कीजिए, जनता काम के आधार पर वोट देगी, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। और जो दल काम नहीं करेगा वो अपने वंश के नाम पर तो कम से कम चुनाव नहीं जीतेगा। जनता का संदेश यही है इन चुनावों से। जी रूही, सोनीपत से जो खबर आ रही है कांग्रेस के लिए गढ़ रहा है, मतलब बहुत ताज्जुब वाली बात नहीं करनी चाहिए, उलटफेर होते तो शायद ताज्जुब होता, लेकिन एक सीट बीजेपी के हाथ भी लग गई यहाँ। जी बिल्कुल, आपने कहा कि ताज्जुब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आईएनएल की जो स्थिति है यहाँ पे, इन्होंने अपना जीवन मरण का प्रश्न बना लिया था। और ओम प्रकाश चौटाला ने एक सहानुभूति की राजनीति करने की भी कोशिश की थी, जेल से जमानत पे बाहर आना और लोगों को एड्रेस करना और इस बिना पे फिर वापस चले जाना। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी ये रही कि जो गाँव में जो इनके वोटर्स हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो तो इनके कट्टर रहे, लेकिन इससे ये शहरी वोटरों में तब्दील नहीं कर सके। किसान और जाट तक सिमट कर, बस वहीं सिमट के रह गए और इन्होंने जाति की राजनीति की। तो इस चुनाव से और इन नतीजों से ये भी संदेश जाता है कि अब जाति की राजनीति भी नहीं चलेगी, परिवारवाद की राजनीति के साथ साथ। ये बहुत बड़ा संदेश दिया है। सबसे बुरी स्थिति महाराष्ट्र में हुई है मनसे की, पार्टी खात्मे की ओर है। और जिस एनसीपी की बात हम बार बार कर रहे हैं, एनसीपी हमेशा, वो मैंने पहले भी कहा कि वो अपने चुनाव चिन्ह की तरह वो हमेशा समय के हिसाब से अपना पाला बदलती है। अब उसमें भी टूट फूट शुरू होगी, क्योंकि सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं, तो उनका वर्चस्व रहा है। अजित पवार पहले से। जी, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें, बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बीजेपी की तरफ से अमित शाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे शाम 4 बजे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कहना है, हालांकि इन्होंने भी जीत दर्ज करा ली है अपनी, ये सुनते हैं। यस सर, रोल। देखिए, जो हरियाणा की जनता ने जनादेश दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं और उनका सम्मान करता हूं, जो भी संदेश दिया और एक्सेप्ट करते हैं। और हरियाणा की जनता ने और सोनिया गांधी जी ने जो मेरे को 10 साल का समय दिया हरियाणा की सेवा करने के लिए और उसकी जो विकास कराया है हरियाणा का, तो उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और जो नई सरकार बनने जा रही है, मैं उम्मीद रखता हूं जो हरियाणा के विकास की रफ्तार है उसको रफ्तार को कायम रखेंगे। और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा को और बुलंदियों पे लेके जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि मोदी की रैलीज की वजह से इस पे फर्क पड़ा है? जी देखिए, प्रजातंत्र है, सबका होता है। मोदी जी ने अपने पार्टी का प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी ने भी प्रचार किया, लेकिन जनादेश है। और जैसे पहले कांग्रेस को मिला, बीजेपी को, मेरे ख्याल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और मैं उम्मीद करता हूं जो हरियाणा ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है उसको कम नहीं होने देगी। नहीं तो हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि उन्होंने जीत दर्ज कराई है, लेकिन अपनी पार्टी की हार को स्वीकार किया है और साथ ही उन्होंने बीजेपी को शुभकामनाएं भी दे दी हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो हरियाणा की जनता ने जनादेश दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं और उनका सम्मान करता हूं, जो भी संदेश दिया और एक्सेप्ट करते हैं। और हरियाणा की जनता ने और सोनिया गांधी जी ने जो मेरे को
10 साल का समय दिया हरियाणा की सेवा करने के लिए और उसकी जो विकास कराया है हरियाणा का, तो उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और जो नई सरकार बनने जा रही है, मैं उम्मीद रखता हूं जो हरियाणा के विकास की रफ्तार है उसको रफ्तार को कायम रखेंगे और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा को और बुलंदियों पे लेके जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि मोदी की रैलीज की वजह से इस पे फर्क पड़ा है जी? देखिए, प्रजातंत्र है, सबका होता है। मोदी जी ने अपने पार्टी का प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी ने भी प्रचार किया, लेकिन जनादेश है और जैसे पहले कांग्रेस को मिला, बीजेपी को मेरे ख्याल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मैं उम्मीद करता हूं जो हरियाणा ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है उसको कम नहीं होने देगी नहीं सरकार। तो सुना आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो अपनी हार स्वीकार करते हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जनाधार मिला है, जनादेश मिला है, उसका हम स्वागत करते हैं, साथ ही शुभकामनाएं भी दी हुई हैं उन्होंने। मनोज जी, कांग्रेस तो एक बड़ी पार्टी है, वो अपनी हार स्वीकार कर रही है, लेकिन ऐसे वक्त में जब विधानसभा चुनाव होते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां उभर कर सामने आती हैं, लेकिन बीजेपी के आगे ऐसा लग रहा है क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई तस्वीर में नजर नहीं आ रहे हैं, हालांकि 3 साल का ही गठबंधन रहा था पार्टी के साथ। देखिए, पिछले 2 दशकों में जिस तरह से देश की राजनीति चली, जिस प्रकार से गठबंधनों के नाम पर सौदेबाजी राज्यों से लेकर केंद्र तक होती रही, देश की जनता ने इसे करीब से देखा कि गठबंधन की सत्ता की जोड़तोड़ तो हो जाती है, सरकार तो बन जाती है, लेकिन उस गठबंधन राजनीति से जनता का भला नहीं होता। बाद में सरकारें यही कहती हैं, तो जिस दल की सरकार होती है कि साहब गठबंधन की सरकार थी, हम फैसला ले नहीं सके, हम जनता की भलाई का काम भी नहीं कर सके क्योंकि गठबंधन सरकार थी। अब जनता ने क्या करा, लो पूर्ण बहुमत लीजिए आप और 5 साल खुल के काम करके हमें बताइए कि आपने क्या काम करा। अब जनता ये कहने का मौका दलों को नहीं दे रही है कि साहब गठबंधन सरकार थी। मनोज जी, गठबंधन तो छोड़िए, विपक्ष भी नहीं छोड़ा है। विपक्ष भी नहीं है जो घेर सके, जिस तरह से सदन में ये मांग उठाई जा रही है, अब तो विपक्ष भी नहीं रहा जो सदन में घेर सके, सरकार को डंडा कर सके कि आप ये काम गलत कर रहे हो, उसे उस पर उंगली उठा सके कि ये काम गलत किया जा रहा है। जी एक और बात है यहाँ पे, मैंने अभी मनसे का जिक्र किया। पहले तो जनता ने नकारा परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति, लेकिन अब क्षेत्रीयवाद की राजनीति भी नहीं चलेगी। मनसे का जो बुरा हश्र हुआ है उसकी हवा निकाल दी है जनता ने। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यही होगी, क्योंकि अभी पूरे तरीके से नतीजे सामने नहीं आए। इस वक्त की बड़ी खबर भी हमारे दर्शकों को बता दें, हालांकि ये आरएसएस की तरफ से एक बड़ा बयान आ रहा है। संघ के विचारक एमजी वैद्य, जिनका ये बयान कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनेगी। 1995 की बात को उन्होंने दोहराया है, 1995 की तरह ही सरकार चलाएंगे। 25 साल का जो गठबंधन टूट गया था, विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उसको एक बार उन्होंने फिर से गठबंधन में आने की बात कही है, संकेत दे दिए हैं। संघ अगर ये बात कह रहा है तो इसको इस तरह भी देखा जाता है कि इस बात पर मुहर लग गई है कि शिवसेना और बीजेपी, जिस तरह से खबरें आ रही थी, मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है, साथ में सरकार चलाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, बहुमत नहीं मिल रहा है, तो एक सहयोगी पार्टी की जरूरत होगी और वो सहयोगी पार्टी कहीं शिवसेना तो नहीं। लेकिन अब संघ के विचारक एमजी वैद्य का ये बयान भी आ गया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी मिलकर सरकार चलाएंगे। के साथ मिलाना चाहिए और शिवसेना के साथ मेल होगा, और जैसा 1995 में सरकार थी उसी प्रकार की सरकार अभी 2014 में भी बनेगी। ये क्या है कि वो एक स्वाभाविक नेचुरल मित्र है, और भाजपा के नेताओं ने बता दिया है कि हम उनको शत्रु नहीं मानते, विरोधी भी नहीं मानते, और शिवसेना के नेताओं के वैसे बयान आ रहे हैं, और जो अतीत हो गया है, जो हो गया है वो हो गया है, उसका जिक्र नहीं रहेगा। और क्या शर्तें रहती हैं ये बाद में पता चलेगा। क्या याद रहा था, अभी क्या करते होंगे ऐसा मुझे मालूम नहीं है। साधारणतः सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी का ही कैंडिडेट मुख्यमंत्री रहेगा। 1950 में भी, 1995 में भी शिवसेना का मुख्यमंत्री था, पहले मनोहर जोशी थे, तो उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, गोपीनाथ जी मुंडे थे। फिर नारायण राणे मुख्यमंत्री बने तो भी उप मुख्यमंत्री भाजपा का ही था। वैसी स्थिति इस समय आएगी,
और मुझे लगता है कि शिवसेना इसको मान लेगी। तो मनोज जी, अब तो ये माने कि आरएसएस की तरफ से भी अगर इस बात को मुहर लगती है, बीजेपी को भी मानना पड़ेगा, शिवसेना को भी मानना पड़ेगा, और साथ में उन्होंने एक शर्त भी रख दी कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा क्योंकि बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। देखिए एमजी बैज जी जो हैं संघ के वो वरिष्ठ चिंतक हैं, और उन्होंने अगर ये बयान दिया है तो कहीं ना कहीं संघ का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी इस मुद्दे पर चिंतन मंथन कर रहा होगा। लखनऊ में वहाँ राष्ट्रीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक भी चल रही है। मैं आपको बताऊं, इस गठबंधन का जो राजनीतिक टूटन महाराष्ट्र में हुई वो एक राजनीतिक कारण था, और उसको बनाए रखने के लिए संघ के कुछ लोगों ने प्रयास भी किया था। लेकिन राजनीति में देखिए, जब कोई सहमति नहीं बन पाती है तब उसका तरीका यही होता है, ठीक है भाई चुनाव लड़ लेते हैं, जनता के बीच चलते हैं। शिवसेना ने भी चुनाव लड़ा, बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा, और उसमें से बीजेपी को सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने चुना। जहां तक अगर विचारधारा की बात की जाए, उसमें शिवसेना और बीजेपी दोनों एक दूसरे के करीब हैं। पिछले 25 साल से दोनों दल मिलकर विचारधारा कुछ अहम मुद्दों को लेकर बराबर काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, तो ये एक स्वाभाविक गठबंधन है। दिल्ली में भी उन्होंने अपने गीते जी को सरकार से नहीं हटाया। तो मैंने उस दिन भी, शिवानी जी, जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन भी चर्चा में मैंने ये बात कही थी कि आप देखिएगा, चाहे अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी मिल जाता तब भी शिवसेना बीजेपी का गठबंधन नहीं टूटता। हालांकि गीते के मामले में उद्धव ठाकरे ने यू-टर्न भी लिया था, गीता जी ने भी साफ मना कर दिया था वो इस्तीफा नहीं देंगे। इसलिए अब संघ की ओर से, संघ के चिंतक की ओर से अगर इस प्रकार का संदेश आ रहा है तो निश्चित रूप से आप मानिए कि शिवसेना और बीजेपी पहले की तरह से ही काम करते हुए आपको नजर आएंगे। नगर पालिका में साथ बैठकर काम करते हैं। जब विधानसभा चुनाव की बात होती है कहते हैं अलग अलग चुनाव लड़े।